स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 की जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति। उसका जो पहला अध्याय है सत्ता की साझेदारी। तो आइए दोस्तों बिना कोई देरी के हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि कक्षा 10 के जो आर्थिक विकास की समझ है उस बुक के टोटल वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इतिहास वाले जो अध्याय हैं वो भी 2 अध्याय अब तक अपलोड किए जा चुके हैं। तो वीडियो वाले सेक्शन में जाके आप ये देख सकते हो या कक्षा 10 की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके वीडियो प्ले कर सकते हो। तो दोस्तों सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी समझें तो सबसे पहले हमें देखना है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का सीधा सा मतलब है दोस्तों जनता का शासन, लोगों का शासन या जनता का शासन। आप याद रखिए लोकतंत्र का सीधा सा अर्थ है जनता का शासन, यानी शक्ति जो है अंतिम राजनीतिक शक्ति वो जनता में निहित है। सरकार के 3 अंग होते हैं दोस्तों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका उस संस्था को कहते हैं जो कानून बनाने का काम करती है और बने हुए कानूनों में बदलाव करना है, अगर संशोधन करना है तो संशोधन करने का काम व्यवस्थापिका करती है, विधायिका करती है। और इस व्यवस्थापिका को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे हमारे भारत में हम संसद कहते हैं, राजस्थान में उसके लिए जैसे कि 2 सदन है, वापस एक को विधानसभा और एक को विधान परिषद कहते हो, तो राजस्थान में एक ही विधानसभा है ना, तो इसको अलग अलग नाम से। अमेरिका में इसको कांग्रेस कहते हैं, बांग्लादेश में इसको जातीय संसद जातीय पंचायत कहते हैं। तो अलग अलग देशों में, ब्रिटेन में पार्लियामेंट बोलते हैं यानी संसद। और कार्यपालिका, कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने वाली जो संस्था है उसे कार्यपालिका कहते हैं। और न्यायपालिका जो कानून व्यवस्थापिका बनाती हैं, जो लागू करने का काम कार्यपालिका करती है, और ये लागू करने के बाद अगर उनका कोई उल्लंघन करें तो उनके ऊपर न्याय करने का जो काम है वो न्यायपालिका का है। तो सरकार के कितने अंग हैं ये आपको याद रखना है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये इसलिए किया गया है कि ताकि एक ही बिंदु पर सारी शक्तियाँ नहीं हो, यानी 3 अंग अलग अलग बना के उनका काम डिवाइड कर लिया ताकि एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं हो और काम बेहतर तरीके से हो सकें। तो इस अध्याय में हम देखेंगे दोस्तों 2 देश हैं जिनके बारे में उनकी कहानी पढ़ेंगे और क्यों सत्ता की साझेदारी जरूरी है और किस तरह उन्होंने सॉल्यूशन किया अपने देश में। तो एक है बेल्जियम, बेल्जियम के बारे में देखेंगे, और एक देखेंगे हम श्रीलंका के बारे में। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, इतना छोटा भौगोलिक दृष्टि से कि हमारा जो एक प्रांत है हरियाणा उससे भी छोटा देश है। उसकी जो राजधानी दोस्तों ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी, ये अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी। इसकी जो सीमा रेखा है वो लगती है फ्रांस से, नीदरलैंड से, जर्मनी से और लग्जमबर्ग से, यानी ये इसके पड़ोसी देश हैं। इसकी आबादी अगर आप देखोगे तो लगभग 1 करोड़ से अधिक है। और जातीय बुनावट अगर देखें, जातीय बुनावट का अर्थ ये है कि वहाँ पे कौन कौन सी जातियाँ रहते हैं। तो वहाँ पे जाति जिस तरह भारत में जो जातियाँ हैं दोस्तों उस संदर्भ में नहीं देख सकते। वहाँ पर आप जातीय बुनावट का ये अर्थ देखेंगे कि कौन कौन सी भाषी लोग, मीन्स कौन कौन सी भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो रहते हैं। तो बेल्जियम का एक एरिया है दोस्तों फ्लेमिश। फ्लेमिश में देखो 59% जो आबादी है वो डचों की है, डच भाषा बोलने वाले लोगों की है। तो अगर टोटल पॉपुलेशन का 59% है, मतलब आप मान के चलिएगा कि डच जो है वो बेल्जियम में बहुसंख्यक है। बहुसंख्यक उन्हें बोलते हैं जो संख्या में अधिक हो, आधे से अधिक हो, और अल्पसंख्यक जो संख्या में कम हो। इसको आप अपने क्लासरूम में आप चेक कर सकते हो कि आपकी क्लास में मान लो कि लिंग के आधार पर अगर चेक करें तो मान लो 40 स्टूडेंट हैं, उनमें से मान लो 25 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं। तो लिंग के आधार पर यहाँ बहुसंख्यक अल्पसंख्यक कौन हुए, लड़के जो हैं बहुसंख्यक है, लड़कियां अल्पसंख्यक है। तो इसी आधार पर कि आप जिस आधार पर लगाकर आप धार्मिक अल्पसंख्यक बहुसंख्यक निकाल सकते हैं, आप जातीय अल्पसंख्यक बहुसंख्यक निकाल सकते हैं, आप इस तरीके से जो हैं अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का दर्जा दे सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बेल्जियम की, और बेल्जियम में जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात करें तो मतलब भाषा के आधार पर काम करना है हम। तो फ्लेमिश एक एरिया है जहाँ पे 59%, ये 59% टोटल ऑल ओवर जो बेल्जियम की पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है उसकी बात कर रहे हैं। और वो कौन सी भाषा बोलते हैं, डच। और वेलोनिया में जो है वो 40% जो लोग हैं वो रहते हैं फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग।
यानी ऑल ओवर, और 1% लोग जर्मन बोलते हैं, ठीक है। और ब्रुसेल्स में, वापस ब्रुसेल्स का अगर देखें तो ब्रुसेल्स के जितने भी लोग हैं उसका 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, 20% डच भाषी लोग हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्लैमिश में जो हैं डच ज़्यादा हैं, भाषा का चलन ज़्यादा है, वेलोनिया में फ्रेंच, और 1% जर्मन है ना। और ब्रुसेल्स में जो है वो 80% फ्रेंच और 20% डच भाषी। अब अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं। अब अगर देखें तो पूरे बेल्जियम में फ्रेंच भाषी लोग वो अल्पसंख्यक हैं, यानी संख्या में वो कम है, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग कम हैं। केवल ब्रुसेल्स जो एक सिटी है उसी में ठीक है, वो ज़्यादा है, बाकी तुलनात्मक दृष्टि से पूरे देश में देखें तो वो अल्पसंख्यक है। लेकिन वो डच लोगों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध हैं, ज़्यादा ताकतवर हैं, यानी राजनीतिक सत्ता उनके पास ज़्यादा रही होगी, आर्थिक रूप से ज़्यादा सक्षम रहे हैं। तो अगर ये देखा जाए तो ज़्यादा पावरफुल रहे हैं। तो दोनों समुदायों में तनाव होने लगा। जाहिर सी बात है, जब दो समुदाय हैं, एक समुदाय आगे निकल जाता है और उनकी डिमांड्स लगभग एक जैसी रहती है कि ज़्यादा अधिकार हासिल करें, तब नो डाउट वहाँ पे संघर्ष होगा, वहाँ पे तनाव होगा। और एथनिक जो शब्द है वो जातीय बुनावट को लेके होता है। तो अभी थोड़ा सा जो है बेल्जियम को एक तरफ रखते हैं। हमने देखा है कि बेल्जियम में भाषा के आधार पर अलग अलग समूह बने हुए हैं। इन शॉर्ट में आप ये याद रख लो, डच भाषा बोलने वाले लोग भी है, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग भी हैं, और 1% जर्मन भाषा बोलने वाले लोग भी हैं। अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका हमारे भारत के दक्षिण में एक द्वीपीय देश है, और ये हरियाणा के बराबर है लगभग। इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है। इसकी राजधानी कोलंबो। आबादी लगभग कितनी है, जो टोटल पॉपुलेशन है उनमें देखो, सिंहली, ये एक तरीके से एक जातीय या भाषा के आधार पर ये समूह बोल सकते हो आप। 74% सिंहली लोग हैं और उनकी जो भाषा है वो बौद्ध हैं, सॉरी, जो धर्म है वो बौद्ध हैं, सिंहली भाषा है और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। और बाकी जो 18% है वो तमिल लोग हैं। तमिलों में 13% श्रीलंका के मूल के हैं और 5% भारतीय मूल के लोग हैं, यानी 18%, 13+5। तमिल दो ग्रुप में हैं। कुछ लोग श्रीलंका में काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो भारत से गए हुए हैं, वो लोग हैं। और ये जो तमिल वो हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। अब 7% जो हैं वो सिंहली और तमिल दोनों भाषा को यूज़ करने वाले लोग हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे भी जातीय बुनावट आपको देखनी है। सबसे ज़्यादा लोग कौन है, सिंहली, उनके बाद में तमिल, और 7% जो लोग हैं वो सिंहली और तमिल दोनों को कॉमन रूप से यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे दोनों देशों की हमने सिचुएशन देखी। अब यहाँ पे कह रहा है लेखक कि क्या होगा जब बहुसंख्यक अपनी भाषा और इच्छाएं थोपें। बहुसंख्यक मतलब जो संख्या में अधिक है, और जो अल्पसंख्यक उनके साथ रहने वाले उन्हीं के देश में रहते हैं, अगर उनके ऊपर अगर अपनी इच्छाएं थोपे तो क्या होगा। तो देखते हैं, उदाहरण लेके वापस देखते हैं कि इन देशों में क्या हुआ। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यकवाद मतलब जो बहुसंख्यक है उसके हिसाब से चीज़ें होने लगी। जैसे श्रीलंका स्वतंत्र हुआ सन 1948 में, जैसे भारत आज़ाद हुआ दोस्तों 1947 में, श्रीलंका भी ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था फरवरी 1948 में। तो देश आज़ाद होने के बाद वहाँ सत्ता में आए जो लोग थे, उन्होंने बहुसंख्यकों के हिसाब से अपने कानून बनाने शुरू कर दिए। तो सन 1956 में उन्होंने एक कानून बनाया, और इस कानून के तहत उन्होंने क्या क्या काम किया देखिए। इस कानून के तहत सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया, जबकि भाषा के आधार पर श्रीलंका में बंटवारा या विभाजन देख सकते हो आप, लोगों में जो विभाजन था वो भाषा के आधार पर था। तो सिंहली भाषा को बोलने वाले लोग ज़्यादा थे, तो सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया। इसके अलावा विश्वविद्यालय और अन्य जो सरकारी नौकरियों में हैं, वहाँ सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई गई कि सिंहली भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोगों को नौकरियों में भी वरीयता दी गई, और विश्वविद्यालय में जो भाषा का माध्यम है वो भी इसको बनाया गया। तो एक तरीके से आप यहाँ समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं तमिल भाषा को बोलने वाले लोग विरोध करेंगे और इसके खिलाफ जाएंगे। तो फिर सरकार द्वारा जो है वो बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। सरकार ने और तीसरा काम क्या किया, वहाँ पे बौद्ध मत को संरक्षण दिया। यानी जो तमिल लोग थे वो हिंदू और मुस्लिम थे, जबकि सिंहली लोग कौन से धर्म को मानने वाले, बौद्ध धर्म। तो उनकी भाषा और उनके धर्म को बढ़ावा दिया गया। इन सब से सिंहलियों
और तमिलों के रिश्तों में तनाव आया, यानी प्रॉब्लम शुरू। जो दो बड़े समुदाय हैं उनके बीच में तनाव शुरू हो गया। अब तमिलों ने यहाँ पर क्या किया देखिएगा, तो तमिलों ने राजनीतिक पार्टियां बनाई, यानी राजनीतिक दल बनाए, संगठित हुए और उन्होंने प्रयास किए कि हमें भी हमारा हक मिले। तो इसलिए उन्होंने विभिन्न मांगे रखी। कौन सी मांगे रखी? कि तमिल को भी जो है राजभाषा बनाया जाए। दूसरा, क्षेत्रीय स्वायत्ता। क्षेत्रीय स्वायत्ता का मतलब सीधा सा है आंतरिक स्वतंत्रता। आंतरिक स्वतंत्रता और शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की डिमांड वो करने लगे, यानी 3 डिमांड रखी। ये प्रश्न बन सकता है, श्रीलंका में तमिलों की मुख्य मांगे क्या थी? तमिल को राजभाषा बनाई जाए, क्षेत्रीय स्वायत्ता, यानी जिस क्षेत्र में तमिल लोग रहते हैं वो चाहते हैं कि आंतरिक स्वतंत्रता उन्हें मिले, वो अपनी इच्छा अनुसार वहाँ पे शासन करें। इस तरह की चीज़ें उन्होंने डिमांड की। और तीसरी जो उनकी डिमांड थी, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में उन्हें समान अवसर की मांग की थी, कि जो सिंहलियों को आप वरीयता दे रहे हो ये ख़त्म करो और बराबर का जो है अवसर की समानता आप वहाँ पे रखिएगा। तो इन सब का नतीजे ये हुआ कि वहाँ पे श्रीलंका में गृह युद्ध शुरू हो गया। गृह युद्ध का मतलब है एक ही देश की सीमा के भीतर देश के नागरिक जो हैं वो आपस में ही उलझ जाते हैं, आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। और ये शुरू हुआ था श्रीलंका में सन 1980 में। समाप्त कब हुआ वापस? 2009 में। एक्चुअली वहाँ पे जो तमिल लोग हैं फिर अपनी सरकार बनाने, यानी इलम यानी सरकार बनाने का प्रयास किया और सशस्त्र संघर्ष लड़ाई हुई थी। और अब ये है जो श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका में ये जो जाफना एरिया दिखाया गया है, यहाँ पर तमिलों की आबादी ज़्यादा थी और इनका जो नेता था वो प्रभाकरण था। और 2009 में श्रीलंका ने एक बहुत लंबे समय तक एक सैनिक अभियान चलाया और इस विद्रोह को, इस लड़ाई को उन्होंने सैन्य बल की ताकत के बल पर दबा दिया। अभी श्रीलंका में काफ़ी हद तक शांति है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि जो विभिन्न भाषा के आधार पर जो समुदाय बने थे, जो गुट बने थे, उनके बीच में किस तरह गृह युद्ध हुआ और किस तरह समाप्त हुआ। तो एक तरीके से देख सकते हैं ये राजनीतिक अस्थिरता रही है और इसकी वजह ये थी कि कहीं ना कहीं सत्ता में जो साझेदारी है वो सभी लोगों को नहीं मिली थी, उससे कुछ लोग नाराज थे। अब वापस आते हैं कहानी बेल्जियम की, देखते हैं कि बेल्जियम ने क्या किया। श्रीलंका ने तो एक भाषा बोलने वाले लोगों की चीज़ें थोपना शुरू कर दी, इससे गृह युद्ध हुआ और सैन्य ताकत के बलबूते पे इनको सॉर्ट आउट किया। अब बेल्जियम ने क्या क्या देखिए, उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया, यानी ये मान लिया कि हमारे यहाँ पे एक भाषा के लोग नहीं हैं, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग हैं, सबको जो है हम बराबरी का हक देंगे, सबको यहाँ पे अच्छे से रहने, अपनी भाषा का, अपनी बात कहने का हक सबको है। तो उन्होंने संविधान में स्पष्ट प्रावधान किया। क्या प्रावधान किया? कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। यहाँ पे एक बात देख सकते हैं दोस्तों कि जो बहुसंख्यक डच है, उन्होंने मान लिया कि केंद्र की जो सरकार होगी, भले ही संख्या में डच लोग ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मंत्री बनेंगे वो फ्रेंच और डच के बराबर बनेंगे। और राज्यों की सरकारों को ज़्यादा स्वायत्ता दी गई। स्वायत्ता मतलब फिर से वही आंतरिक स्वतंत्रता, यानी केंद्र सरकार बनेगी जहाँ दोनों भाषा बोलने वाले लोगों के बराबर मिनिस्टर्स होंगे। और राज्यों की बात करें तो उनको ज़्यादा स्वायत्ता, कि जिस क्षेत्र में जिस भाषा के लोग रहते हैं वो अपने हिसाब से चलाएं, उनको स्वतंत्रता है। और रही बात ब्रुसेल्स की, जो उनकी राजधानी है, वहाँ पे एक अलग सरकार बनाई और वहाँ वापस बराबर प्रतिनिधित्व, जबकि 80-20 का रेशियो था। तो केंद्र सरकार में जो हैं डच लोगों ने कहीं ना कहीं ये समझदारी दिखाई, तो बेल्जियम में फ्रेंच भाषी लोगों ने। इसके अलावा वहाँ पे एक और चीज़ की गई कि केंद्र और राज्यों के अलावा वहाँ तीसरे स्तर की सरकार भी बनेगी। ये तीसरा स्तर, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, और तीसरा जो एक और लेवल बनाया गया है सामुदायिक सरकार, यानी स्थानीय सरकार। ये जो सामुदायिक सरकार है दोस्तों, इस सरकार को कौन कौन से काम दिए गए कि आपको काम करना संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने का अधिकार है। यानी अब जिस क्षेत्र में जिन भाषा के बोलने वाले लोग हैं वो अपनी भाषा के संदर्भ में उनको क्या निर्णय लेना है, नहीं लेना है, तो वो प्रांतीय स्तर की सरकार या केंद्रीय स्तर की सरकार वो भाषा पर निर्णय नहीं लेके किसको दे दिया? सामुदायिक सरकार को ये अधिकार दे दिया कि इस संबंध में फैसला आप ले सकते हो। अब इन सब का प्रभाव क्या हुआ? एक तरफ श्रीलंका में ये सब चीज़ें ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश की तो गृह युद्ध हुआ, और बेल्जियम में ये चीज़ समझदारी से डिस्कस करके, विचार विमर्श करके समाधान निकाला गया, तो वहाँ पे क्या हुआ? गृह युद्ध नहीं हुआ। और क्या अच्छी चीज़ हुई कि विभिन्नता में एकता स्थापित हुई। और
जो यूरोपीय संघ बना है उसका मुख्यालय भी कहाँ चुना गया? ब्रुसेल्स में। यानी ये खूबसूरती, अगर वहाँ गृह युद्ध होता, अस्थिरता होती है, तो दोस्तों आपको लगता है कि वहाँ पे यूरोपीय संघ का मुख्यालय जाता? कभी भी नहीं जाता। तो यहाँ पे श्रीलंका और बेल्जियम की जो सत्ता की साझेदारी से हमने क्या सीखा है? तो यहाँ पे देखिए, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। यहाँ अपने आप में एक अच्छा प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी आखिर क्यों जरूरी है, अगर ये नहीं हो तो क्या होगा। तो पहला देखिए, सत्ता का बंटवारा ठीक है तो सामाजिक समूहों के बीच में टकराव नहीं होगा। अगर उचित तरीके से सत्ता का विभाजन हो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में, तो यहाँ पे टकराव नहीं होगा और ये आगे जाकर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करता है। कौन सी? यही जो टकराव है वो आगे जाके हिंसा उत्पन्न करता है और राजनीतिक अस्थिरता, और ये सही है तो ये चीज़ें नहीं होगी। दूसरा कारण कि सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। अगर आपको लोकतांत्रिक शासन के हिसाब से चलना है, जहाँ पे हर व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति का अपना हक है, उसको अवसर की समानता बराबर है, तो फिर अगर लोकतांत्रिक तरीके से सोचोगे तो फिर सत्ता का बंटवारा ठीक ठाक होना चाहिए। और सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा, ये अपना में एक प्रश्न दोस्तों, प्रश्न आ सकता है, लोकतंत्र की आत्मा किसे कहा जाता है? सत्ता की साझेदारी को। फिर देखिए, सत्ता के साझेदारी के रूप। अब हमने मान लिया कि चलो सत्ता की साझेदारी तो करनी चाहिए, ये कारण है, तो हम किस रूप में कर सकते हैं सत्ता की जो साझेदारी है, वो किस अर्थ में करेंगे? तो लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? लोकतंत्र में एक चीज़ मानी जाती है, और वो चीज़ कौन सी मानी जाती है कि जो स्रोत हैं विभिन्न शक्तियों का, या सारी शक्तियों का स्रोत है वो जनता है। जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, यही लोकतंत्र का मूल मंत्र है कि सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो जनता है। लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं, और लोग जो हैं वो स्वशासन करते हैं विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से। यानी वो खुद डायरेक्टली नहीं कर सकते, आजकल जनसंख्या इतनी बढ़ गई, तो वो क्या करते हैं, अपना एक प्रतिनिधि भेज देते हैं, उन प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के रूप अगर वर्तमान में अगर देखें तो किस किस रूप में जो है वो सत्ता का विभाजन हो रहा है, सत्ता की साझेदारी किन रूपों में है। तो यहाँ पे दो रूप आपको विशेषकर ध्यान रखना है दोस्तों। पहला है सत्ता का क्षैतिज वितरण। क्षैतिज का मतलब है एक ही लेवल पे, जैसे कि सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर, ये ध्यान रखना दोस्तों, एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। जैसे मान लो एक परिवार है, तो सारी जो शक्तियां, एक बाप क्या करता है, अपने 3-4 बेटे हैं, चारों को बराबर शक्तियां दे दी, तो एक ही लेवल पे वो सबको बराबर हक दे दिया। मान लो जमीन का बंटवारा होता है, तो ये लगभग क्षैतिज वितरण है। हर परिवार में जो जमीन जायदाद का बंटवारा वो कैसे होता है? क्षैतिज वितरण, यानी एक स्तर पे सबको बराबर बांटना। तो सत्ता का क्षैतिज वितरण मतलब सरकार के विभिन्न 3 अंग हैं, तीनों को बराबर अधिकार दे दिया कि भाई कानून बनाने का काम आपका है, कानून में संशोधन करना तो आप करोगे, और ये जो कानून बनाएंगे उनको लागू करने का काम आपका रहेगा, और ये जो लागू कानून करेंगे अगर इनका कोई उल्लंघन करे तो उस पर निर्णय आपको करना है। तो इस तरह का जो विभाजन वो क्षैतिज वितरण कहलाता है। अब इससे क्या होता है, ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकते। यानी तीनों में बराबर बांटने का मकसद ये है कि कोई भी एक अंग जो है वो स्वच्छंद नहीं हो जाए, मनमानी नहीं कर सकता, क्योंकि ये कुछ भी मनमानी करेगा तो लागू तो इनको करना है, और इन्होंने बनाया कानून, इन्होंने लागू किया, और फिर भी अगर ये दोनों मिलकर मनमानी करें तो न्यायपालिका रोकेगी। तो कुल मिला के किसी एक अंग को मनमानी करने से रोकना है, तीनों को अपने दायरे में रहकर आप काम कर सकते हो, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। क्यों कहते हैं नियंत्रण और संतुलन? क्योंकि अगर कोई भी एक अंग अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो बाकी दो अंग उनको कंट्रोल कर लेता है। अब दूसरा जो है, पहला क्षैतिज वितरण, दूसरा है ऊर्ध्वाधर वितरण। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच में राज्य की जो सत्ता है, ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। जैसे ये विभिन्न स्तर हैं, एक मान लो राष्ट्रीय स्तर है, तो वहाँ पे जो संघ या केंद्रीय सरकार बनती है और ये पूरे देश के लिए होती है। विभिन्न राज्यों में जो है राज्य सरकार या प्रांत स्तर की सरकार होती है। तो ये दो स्तर हो गए, एक देश के स्तर पर, एक राज्यों के स्तर पर। तो इसको बोलते हैं विभिन्न स्तर पर सरकारों के बीच में सत्ता का जो वितरण है उसे ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। फिर एक और जो है तरीका वो है सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार मतलब बेल्जियम में इसका अच्छा उदाहरण हमने देखा है। विभिन्न सामाजिक समूह इसमें होते हैं, विभिन्न भाषाई
और धार्मिक समूहों के बीच में सत्ता का वितरण और सभी की सहभागिता रहती है। कुल मिला के सामुदायिक सरकार में हर जो विभिन्नता, जितनी भी विभिन्नता, उन सबको बराबर का हक देना, उनको जगह देना, ताकि विचार विमर्श करके समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। इसके अलावा और कौन सा तरीका है? तो एक है दबाव समूह। दबाव समूह दोस्तों ये ऐसा संगठन है जो राजनीतिक दल के रूप में नहीं या राजनीति को इस रूप में प्रभावित करता है कि वो दबाव बनाते हैं सरकार के ऊपर। जैसे मान लो किसान लोग हैं, उनको लगता है कि हमारी जो मांग है वो नहीं मानी जा रही, तो वो क्या करेंगे? धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, ये सब करेंगे। तो सरकार उनकी मांगों को मानते हैं। ऐसे कैसे? मजदूर संगठन, छात्र संगठन, ये सारे के सारे दबाव समूह हैं। ये डायरेक्टली चुनाव नहीं लड़ते हैं। ऐसा नहीं कि इनको सत्ता में सरकार बनानी, लेकिन जो सरकार काम उनके हिसाब से नहीं करें तो उनके खिलाफ वो विरोध करके, विरोध प्रदर्शन के द्वारा अपना हक मांगना, अपनी बातें मनवाते हैं। और एक है गठबंधन सरकार। गठबंधन का मतलब विभिन्न समुदाय, विभिन्न लोग, विभिन्न पार्टियां जब मिल करके सरकार बनाएं तो ऐसी मिली जुली सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। और इसमें सबकी बात सुनी जाती है, सबका ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा एक और है आंदोलन। आम लोग जैसे महिलाएं हैं या बेरोजगार छात्र हैं, वो क्या करते हैं? वो अपनी सत्ता में साझेदारी कैसे करेंगे? तो वो अपनी बातें, अपना हक मांगने के लिए वो क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। तो ये ऐसे समूह बना करके सत्ता की भागीदारी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कक्षा 10 से रिलेटेड और वीडियो जो हैं वो वीडियो की प्लेलिस्ट में हैं, इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।